नमस्कार साथियों, YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैंने आपको बताया था कि BSTC के एग्जाम के पश्चात अपन हिंदी व्याकरण की विस्तृत क्लासें लेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अध्यापक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जिसकी भर्तियां जल्द आ रही हैं अखबारों के माध्यम से और विज्ञापनों के माध्यम से ये सुना जा रहा है, और साथ ही भर्ती आ रही है RS, SI और पटवार। आप भी यदि हिंदी संबंधित तैयारी करना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पर। और आज उसी कड़ी में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के पहले अध्याय वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले शुरू करेंगे भाषा और लिपि को। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं भाषा। भाषा क्या चीज होती है? साथियों, भाषा वो चीज होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। आप यदि किसी के विचारों को, मनोभावों को जानना चाहते हैं और आपके विचार किसी तक प्रेषित करना चाहते हो, तो इसका जो माध्यम बनती है उसको हम भाषा कहते हैं। यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचाना और उनके विचारों और मनोभावों को वापस ग्रहण करना, इनके बीच में एक कड़ी के रूप में जो काम करती है वो होती है भाषा। अब बात करते हैं अपन लिपि। देखो, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, लिखने की जो प्रतीक चिन्हों को लिखने की जो माध्यम में का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसकी जो लिपि है उसको हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी हिंदी भाषा जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? देवनागरी लिपि से लिखते हैं। अब एक और चीज आपने सुनी होगी जिसका नाम है बोली। भाषा और बोली, भाषा और बोली में क्या फर्क है? देखिए साथियों, भाषा होती है जिसका संपूर्ण इतिहास होता है, साहित्य होता है। बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, उसका कोई साहित्य नहीं होता है। जबकि हो सकता है कि उसके उच्चारण में, बोलने में, शब्दों में भिन्नता भी हो सकती है। यानी कम क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली माध्यम की जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। लेकिन जब वो बोली विस्तृत क्षेत्र के रूप का ग्रहण कर लेती है, उसका साहित्य बन जाता है, तो फिर वो किसका रूप धारण कर लेती है? भाषा का रूप धारण कर लेती है। अब भाषा, जो भी भाषा होगी उसकी क्या होगी? व्याकरण होगी। जो भी भाषा होगी उसकी क्या होगी? व्याकरण होगी। जैसे आपने देखा होगा हिंदी की व्याकरण होती है, संस्कृत की व्याकरण होती है, अंग्रेजी की व्याकरण होती है। अब व्याकरण क्या करती है? व्याकरण किसी भी भाषा की मानकता को दर्शाती है। व्याकरण जो होती है वो भाषा की मानकता को दर्शाती है, यानी उसकी शुद्धता को दर्शाती है कि भाषा में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सी बात सही है। ये सब, जैसे एक देश चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है, उस संविधान से वो देश चलता है, उसमें वो लिखा होता है, ठीक उसी प्रकार से एक भाषा को चलाने के लिए उसके व्याकरण की जरूरत होती है। भाषा के प्रकारों की बात कर सकते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक भाषा का जो प्रकार होता है वो होता है मौखिक, और दूसरा प्रकार होता है वो होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलने के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो मौखिक भाषा, और लिखकर यदि हम किसी चीजों का आदान प्रदान या अपने मनोभावों का आदान प्रदान करते हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ विद्वान इसका एक तीसरा रूप और मानते हैं। वो कौन सा रूप है? सांकेतिक भाषा। वो कौन सा रूप है? सांकेतिक भाषा। तो साथियों, अपन ने बात की भाषा की, अपन ने बात की लिपि की, अपन ने बात की व्याकरण की, और अपन ने भाषा के रूप की बात की। अब देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और देवनागरी के साथ हमारी जो हिंदी भाषा है उसको हमारे संविधान ने राजभाषा का दर्जा दे रखा है। कौन सा दर्जा दे रखा है? राजभाषा का दर्जा दे रखा है। राजभाषा क्या होती है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को राजभाषा कहा जाता है। आपने सुना होगा राजभाषा और एक होता है राष्ट्रभाषा। क्या ये एक ही चीज है? नहीं, ये एक चीज नहीं है, इसमें फर्क है। हालांकि हमारे भारत देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक है। हिंदी ही हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है साथियों? सबसे ज्यादा क्षेत्र में और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और राजभाषा किसे कहा जाता है? जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है वो राजभाषा कही जाती है। तो हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, और हिंदी को ही हमारे संविधान ने क्या दे रखी है?
मान्यता दे रखी है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। अब आप जानते हैं कि भाषा को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है। अब जब व्याकरण की जरूरत होती है तो अब हम बात करेंगे व्याकरण। व्याकरण के बारे में मैंने आपको हल्की सी परिभाषा पहले ही बता दी कि किसी भी भाषा को चलाने के लिए और उसके मानक रूप को दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की जरूरत पड़ती है। वो उसकी मानकता को क्या करती है? दर्शाती है। अब हम बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले व्याकरण के अंगों की बात करनी पड़ेगी। हमारे हिंदी के अंदर व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? 3। कौन कौन से हम बात करेंगे? उसमें हम बात करेंगे वर्ण विचार की। इसकी बात करेंगे हम? वर्ण विचार की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? शब्द विचार की बात करेंगे। और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? वाक्य विचार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाक्य विचार की बात करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा क्या? हमने लिपि के बारे में पढ़ा, भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के रूप के बारे में पढ़ा, राजभाषा के बारे में पढ़ा, राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा और फिर आए हम व्याकरण पे। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहते हैं। और व्याकरण, व्याकरण की जब हम बात की तो व्याकरण किसी भाषा की मानकता को दर्शाता है। उसके साथ अब हम बात करते हैं व्याकरण के अंगों की। तो व्याकरण के हमने अंग की बात की, तब सबसे पहले आए हम वर्ण विचार पर, फिर हैं हम शब्द विचार पर और हम फिर आते हैं वाक्य विचार पर। इन तीनों टॉपिकों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे।